स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। चोल चोलों से काफी सवाल बनते हैं। और प्रथम अगर संस्थापक की बात करें तो सबसे पहले विजयालय आ जाता है दोस्तों। विजयालय क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन इन लोगों को उपाधियां काफी पसंद थी तो उपाधियों को बहुत ध्यान से देखेंगे। चोल विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था, उरैयूर में रहता था, पल्लवों का सामंत था। ये अलग से आता है कि चोल जो थे वो किसके सामंत थे, तो वो थे पल्लवों के सामंत। ठीक है, पल्लवों के सामंत रहे हैं। और इसने दो उपाधि धारण की। तंजौर को जीता और अपनी राजधानी बनाया, तो उसके उपलक्ष्य में तंजौ कोंडा की उपाधि धारण करता है। तंजौ कोंडा की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा नर केसरी की उपाधि भी धारण करता है, नर केसरी। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। दूसरे शासक हैं आदित्य प्रथम। इनको हम थोड़ी सी दूरी पे यहां देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आदित्य प्रथम के तौर पे हम देखेंगे तो ये चोल स्वतंत्रता के संस्थापक थे। यानी कहें कि जो पल्लवों के सामंत थे तो पल्लवों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। और इनका शासन काल होता है 870 से 907 के बीच में लगभग। और चोल स्वतंत्रता का संस्थापक आदित्य प्रथम रहे, पल्लवों को जीतकर अपने अधीन कर लिए और विजयालय के पुत्र रहे। इनकी उपाधियां प्रमुख हैं, चार हैं। कौन कौन सी? तोंडू नाडू, गज केसरी दूसरी हो गई, तीसरी है कोदंड राम और राज केसरी। ये किसकी उपाधि है? आदित्य प्रथम की। आगे चलते हैं, परांतक प्रथम आते हैं दोस्तों। परांतक प्रथम के तौर पे यानी ये जो शासक रहे हैं ये 907 959 959। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा देखें तो क्या है ये दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट के तौर पे देखें तो परांतक प्रथम आते हैं, हालांकि आपको पहले और लास्ट याद रखना होता है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम को ध्यान रखना है, राजराज प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को और कुलोत्तुंग प्रथम को। ये चार शासक जो हैं वो चोल वंश के काफी महत्वपूर्ण हैं। परांतक प्रथम के तौर पे देख रहे हैं हम, साम्राज्यवादी नीति अपनाई इन्होंने। और दो युद्ध ये लड़ते हैं। वेल्लूर का युद्ध लड़ते हैं, वेल्लूर युद्ध, ये 915 में। एक और लड़ते हैं तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम युद्ध कब होता है? ये 949 में होता है। तो जो बेलूर का युद्ध होता है दोस्तों, ये पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय के साथ और सिंघल नरेश कश्यप फिफ्थ के साथ लड़ते हैं। और इनकी पूरी सेना जो दोनों मिलके भी परांतक प्रथम को हरा नहीं पाते, यानी परांतक प्रथम जीत जाता है। वहीं तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम हार जाता है। लेकिन जीतता कौन है? तो जीतता है राष्ट्रकूट शासक था एक, कृष्ण सेकंड, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कृष्ण थर्ड, सॉरी कृष्ण थर्ड, ये जीत जाता है तो तोंड मंडलम पर अधिकार कर लेता है। और इसमें चोल राजकुमार राजादित्य भी मारा जाता है। परांतक प्रथम के कुछ अन्य काम भी देखें तो जैसे हेमगर्भ यज्ञ और तुलागर्भ यज्ञ भी करवाता है। इसके उत्तर मेरू लेख से स्थानीय स्वशासन की भी जानकारी हमको मिलती है। ठीक, आगे चलते हैं राजराज प्रथम पे। हालांकि इसके बीच में, राजराज प्रथम के बीच में तीन शासक आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कमजोर शासक रहे हैं। इनमें सिर्फ इतना याद रखना है नाम। और परांतक द्वितीय का सुंदर चोल को याद रखना है कि इसकी पत्नी बानवन महादेवी थी। और ये याद इसलिए रखना है क्योंकि ये राजराज के फादर थे, राजराज प्रथम। सुंदर चोल का पुत्र कौन हुआ? राजराज प्रथम, जो कि एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा चोल वंश का। तो अब हम राजराज प्रथम को ही देखेंगे। हालांकि उत्तम चोल का भी नाम आता है, तो 973 टू 85 के बीच में।
पहला चोल शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए, बस इसको यही याद रखना है, स्वर्ण सिक्के, सिक्कों के लेकर ही इसका नाम आता है। वहीं राजराज प्रथम की बात आती है जब, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग देखेंगे इनके टाइम ड्यूरेशन को देखें तो 985 से 1015 एडी के बीच में रहते हैं। इनका जो नाम है, मूल नाम था अलिमोलिवर्मन, अलिमोलिवर्मन, ये कई बार आया है। और ये काफी ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सुंदर चोल के पुत्र थे, परांतक द्वितीय जिनका नाम था। और इन्होंने केरल को जीतकर कांडलूर शूलकुल मरुद की उपाधि यानी केरलांतक की उपाधि धारण करते हैं। तो उपाधि के तौर पर केरलांतक। दूसरी उपाधि पांड्यों को जीतकर ये जयगोंडा, जयगोंडा और अमर भुजंग, ये उपाधि पांड्यों को जीतकर धारण करते हैं। वहीं बाद में ये सिंघल द्वीप को, सिंघल जो राजा था यानी श्रीलंका का राजा महेंद्र पंचम था उस टाइम, तो ये सब मिलके लड़े थे, फिर भी इसको यानी राजराज प्रथम को नहीं हरा पाए। तो उसने जो श्रीलंका का उत्तरी भाग था उसको जीत लिया था। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतने वाला शासक कौन था? राजराज प्रथम। और श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीतने वाला कौन था? इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। राजराज प्रथम में थोड़ा सा और बात करें तो इसने गंग प्रदेश को भी निशाना बनाया और सफलता प्राप्त की, वहां पे भी गंग क्षेत्र में भी गंग क्षेत्र को विलय कर लिया। और जब यहाँ राजराज प्रथम जीता तो इसने चूल नारायण की उपाधि धारण की, चोल नारायण की उपाधि धारण करता है। कल्याणी के चालुक्यों के भी वो विस्तार करता है का, और वेंगी के चालुक्यों पर भी, ये शक्तिवर्मन था वहां का शासक और विमलादित्य था, तो इसमें आपस में फूट पड़ जाती है, तो वो शक्तिवर्मन को शासक बनाने में मदद करता है। हालांकि राजराज प्रथम जो था वो शैव था, शैव होते हुए भी उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र जो शासक थे श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को भी नागपट्टिनम में चूड़ामणि विहार बनाने के लिए प्रेरित भी किया था। ये राजराज प्रथम ही था। तीसरा अभियान दोस्तों लास्ट में करता है ये कलिंग पर, और कलिंग को जीतकर इसने तैलिंग कलिंग तक, तैलिंग कलिंग तक की उपाधि धारण करता है। और लास्ट विजय होती है इसकी मालदीव की। लास्ट अभियान कहाँ करता है? मालदीव करता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे तो ये दोस्तों इसका जो प्रमुख नाम होता है वो होता है, ये उपाधि होती है चोल नारायण। देखो ये चोल नारायण यहाँ भी होता है, लेकिन प्रसिद्ध ये होता है कि चोल नारायण से। ठीक, और इसकी पत्नी वीरम देवी थी, इसलिए फेमस ये आ जाता है इनका नाम, क्योंकि ये सती हुई थी। ये भी साम्राज्यवादी नीति के लिए प्रसिद्ध है। केरल पर भी अधिकार किया, पांड्य पर भी, सिंघल द्वीप पर भी, जैसा कि अभी हमने बात की कि सिंघल द्वीप पर यानी श्रीलंका पर, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार करने का श्रेय किसको जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को ही जाता है श्रीलंका पर अधिकार करने का। ये जानकारी हमको करदे ताम्रपत्र लेख से मिलती है और महावंश की उसकी जानकारी देते हैं। चालुक्य के चालुक्य व कलिंग जो विजय होती दोनों को ही करता है। गंगा घाटी, यहाँ गंग पड़े थे, ये गंगा घाटी, यहाँ गंगा घाटी का अभियान करता है। और यहाँ पे विक्रम चोल सेना नायक दंडनायक के नेतृत्व में उत्तर भारत का अभियान करता है। और यहाँ पे इस सेना ने कलिंग और पाल शासक को, बस्तर और कौशल क्षेत्रों को जीतता है और गंगा घाटी जीतने वाला पहला शासक था। तो राजेंद्र प्रथम जो था गंगा घाटी जीतने वाला पहला शासक था। जब यहाँ पे जीतता है तो इसके उपलक्ष्य में गंगैकोंड उपाधि धारण करता है। गंगैकोंड उपाधि कौन धारण किया था? ये राजेंद्र प्रथम ने। तो अपनी राजधानी के निकट जब ये आता है वापस जीत के, तो राजधानी के निकट एक नगर की स्थापना करता है, वो नगर है गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम, ठीक है, ये राजधानी के पास में एक नगर स्थापित करता है। पाल शासक महिपाल प्रथम को भी ये पराजित किया था। पाल शासक बंगाल में थे
और वहां का उस समय शासक था महिपाल शासक, महिपाल प्रथम था। इसको भी इसने पराजित किया था। इसके अलावा देखें अगर हम लोग तो राजेंद्र प्रथम देखो एक और सवाल आता है इसमें काफी ज्यादा जरूरी कि चीन में राजदूत भेजे गए थे चीन में, तो सबसे पहले कौन भेजा था? तो राजराज प्रथम ने भेजा था। दूसरी बार कौन भेजा था? राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। और तीसरा नाम आता है कुलोतुंग का। जब कुलोतुंग का नाम आएगा तो ये 72 सदस्यीय दल भेजा था। तो जब 72 सदस्यीय दल चीन भेजने की बात आएगी तो वो कुलोतुंग हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार भेजा था, 2 मौके पर 1016 में और 1033 में। राजराज प्रथम भी एक बार चीन भेजता है दूत। ठीक है। दक्षिण पूर्व भी अभियान करता है ये। दक्षिण पूर्व अभियान में यहाँ पे करता है इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो यहाँ का जो शासक था, यहाँ पर श्री विजय वंश का शासन था और विजयतुंग वर्मन शासक करता था। तो इसे राजेंद्र प्रथम ने पराजित कर बंदी बना लिया और अपना सामंत भी बनाया और कडारम कोंडा और कटह अधिपति की उपाधि लेता है। तो कौन लेता है? राजेंद्र प्रथम। क्या? कडारम कोंडा और कटह अधिपति, अधिपति की उपाधि कौन ले रहा है? ये राजेंद्र प्रथम ले रहा है। ठीक है। और इसने गंगईकोंड चोलपुरम में जो को अपनी राजधानी बना लिया बाद में, और 16 मील लंबा एक तालाब बनाता है वहीं पे और उसका नाम रखता है चोल गंगम। चोल गंगम तालाब का नाम है। ठीक। वैदिक महाविद्यालय की भी स्थापना करता है और 2 बार 1015 में 1033 में ये चीन 2 बार दूत मंडल भेजता है। नीलकंठ शास्त्री ने इसको इसकी तुलना सिकंदर से की है। ठीक है। तो सिकंदर से तुलना किसकी की जाती है? ये की जाती है राजेंद्र प्रथम की। ओके। आगे चलते हैं राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम दोस्तों इनका टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक अनुमान है क्योंकि कई जगह 2-4 साल इधर उधर बढ़ता घटता रहता है। इनके काल में जो कई विद्रोह हुए थे, चालुक्य राष्ट्रकूट सिंघल, और 2 युद्ध आते हैं इसमें, पुनरु युद्ध और कोप्पम युद्ध। कोप्पम युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। कोप्पम युद्ध होता है दोस्तों 1052 में और चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ राजाधिराज मारा जाता है। राजाधिराज मारे जाते हैं और हाथी की पीठ पर मृत्यु पाने वाला पहला चोल शासक यही था। फिर आते हैं वीर राजा राजेंद्र प्रथम, सॉरी राजेंद्र द्वितीय बीच में आता है, यहाँ छूट गया है। राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल होता है 1052 से 64 के बीच में। ये एक चीज याद रख ली, प्रकेसरी की उपाधि धारण करता है राजेंद्र द्वितीय। ठीक, बस इसमें यही याद रखना है। वीर राजेंद्र फिर आता है। वीर राजेंद्र के तौर पे हमको क्या याद रखना है कि ये जो था चोल परंपरा का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। कि चोल जो शासक थे चालुक्य सोमेश्वर, सोमेश्वर शासक एक था, सोमेश्वर शासक, ये चालुक्य शासक था। इसको वीर राजेंद्र ने पराजित किया तो बाद में ये जाके सुसाइड कर लेता है। ठीक। अब वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र शासक बनता है, लेकिन वेंगी के चालुक्य थे राजेंद्र के उकसाने पर जनता ने अधिराजेंद्र की हत्या कर दी और उसके बाद वो वेंगी के चालुक्य शासक राजराज प्रथम का जो नरेंद्र राजे पुत्र था उसका राजेंद्र ने अधिराजेंद्र की हत्या करवा दी और उसके पश्चात कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से शासन यानी गद्दी पर बैठता है। तो कुलोत्तुंग प्रथम की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं, 1070 से 1120 के बीच में आता है। इसमें दोस्तों 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे कि पश्चिमी चालुक्य को पराजित किया और जो 2 बार यानी एक बार सॉरी 1077 में, लेकिन 72 सदस्यीय जो दल भेजता है चीन, तो वो कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम ही था। इसने संपूर्ण भारत का मापन करवाया, नई कर प्रणाली लागू की, बहुत सारे करों को हटाया और इस कारण इसे ताम्रलेखों में शुभम शुंग मतर्वित कहा जाता है। शुंग मतर्वित, शुंग मतर्वित यानी कर हटाने वाला कहा गया है। इसके बाद विक्रम चोल आते हैं। विक्रम चोल, इनकी उपाधि बहुत फेमस है, त्याग समुद्र
अगर पूछें त्याग समुद्र की उपाधि क्या थी, तो ये विक्रम चोल थी। चोल चालुक्य संघर्ष बना रहा था इसमें भी। कुलोत्तुंग तृतीय की बात आती है दोस्तों। कुलोत्तुंग तृतीय ये अंतिम शासक रहे हैं, अंतिम प्रमुख शासक रहे हैं, हालांकि छोटे छोटे शासक तो रहे ही हैं इसमें। कुलोत्तुंग तृतीय इसलिए फेमस है क्योंकि इनके दरबार में कंबन रहते थे और कंबन ने लिखी है तमिल रामायण। कंबन ने क्या लिखा है? तमिल नारायण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि तमिल रामायण की रचना किसने की थी, तो कंबन ने की थी। ठीक। हाँ, ये महत्वपूर्ण शासक पूरे हो गए। लास्ट में एक चीज याद रखनी है कि राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय पावरफुल शासक नहीं था, जबकि 1246 से 1279 के बीच तक रहा था। शासन सत्ता बहुत कमजोर हो गई थी उस समय। अंतिम चोल शासक के रूप में आपको याद रखना है। प्रथम चोल शासक के तौर पे हम लोग विजयालय के देखे थे, तो अंतिम चोल शासक के रूप में राजेंद्र तृतीय को देखेंगे। और चोल क्षेत्र पर पांड्य शासकों का आधिपत्य स्थापित हुआ था और चोल राजनीति समाप्त हुई थी। और इससे भी पूर्व राजेंद्र तृतीय को अपना सामंत बना ही लिया था, लेकिन बाद में 1310 में मलिक काफूर ने आक्रमण कर चोलों का नामो निशान मिटा दिया था। यानी 1310 में एकदम पूरी तरीके से चोल समाप्त हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।